70 के दशक में युगांडा में मौत का दूसरा नाम था ईडी अमीन, जिसने उस गरीब देश में हथियार रखने के लिए शानदार बिल्डिंग बनवाई, लेकिन यहाँ हथियार की जगह रखे जाते थे ईडी अमीन के हॉस्टेजेस। आज इस बिल्डिंग की दीवारें 3 लाख से ज्यादा लोगों के दर्दनाक मौत की आखिरी चीख की गवाह है, जिन्हें वो बुरी तरीके से मारता, टॉर्चर करता, उनका खून बहाता और अंत में उन्हें काट देता या बिजली से इलेक्ट्रीफाई करवा उन्हें बेरहमी से मार डालता। और इसका बंधक कोई भी हो सकता था, चाहे वह इसका राइवलरी हो या इसी का अपना ही आदमी या कोई सोल्जर। इसके पागलपन का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसने अपनी चौथी प्रेग्नेंट बीवी से तलाक लेने के बाद उसे प्रेगनेंसी की हालत में इसी जगह पर बुलाया और उसे टेबल पर लिटाकर उसके हाथ काटे और उस हाथ को पैरों के जगह पर स्टिच कर दिया और पैरों को काटकर हाथों की जगह पर सिल दिया। ईडी अमीन ने एक मिलिट्री डिक्टेटर के रूप में 8 सालों तक युगांडा को रूल किया और ये मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे सनकी, खूंखार तानाशाहों में से है। इसने अपने 8 सालों के डिक्टेटरशिप में करीब 6 लाख लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। ऐसा कोई दिन नहीं होता था जब इसके राज में सड़कों पर खून न बहता हो। जिस तरीके से इसने ये खून खराबा किया और उसे कोई रोकने वाला नहीं था, उसके पीछे की एक वजह यह भी थी कि अरब देशों के साथ इसके काफी अच्छे रिलेशंस थे। खासकर कर्नल मुअम्मर गद्दाफी इसका खास दोस्त था और गद्दाफी के दम पर भी ईडी अमीन ने काफी मार काट मचाया। इन दोनों की दोस्ती का एक रीजन ये भी है कि कर्नल गद्दाफी और ईडी अमीन की आइडियोलॉजी सेम थी। खैर, ईडी अमीन वो सन की इंसान था जो मरी हुई लाशों के साथ घंटों घंटों तक बातें करता, उनके साथ वक्त बिताता और बाद में उनके ही साथ सो जाता था। ईडी अमीन पर आदमखोर होने का भी इल्जाम है, लेकिन अमीन के इतने बेरहम और निर्दय होने के बावजूद युगांडा के लोगों ने उसे अपना प्रेसिडेंट बना के रखा था। और हैरानी की बात तो ये थी कि इतने लोगों को मौत के घाट उतारने और ऐसी हरकतें करने के बावजूद काफी लंबे समय तक वहां के लोग सबसे ज्यादा सपोर्ट और प्यार भी इसे ही करते थे। तो इस बूचर ऑफ युगांडा की कहानी शुरू होती है 1925 से, जब नॉर्थ वेस्टर्न युगांडा के एक छोटे से काकवा ट्राइब में जन्म होता है ईडी अमीन का। उस वक्त में युगांडा भी बाकी और दूसरे देशों की तरह ब्रिटिशर्स का गुलाम था और वहां के लोग भी अंग्रेजों की हिंसा, गुलामी और गरीबी के शिकार थे। अब कहा जाता है कि काकवा के लोग थोड़े वाइल्ड हुआ करते थे। ये ट्राइब नेचर से बहुत ही ज्यादा करीब थे और अपने ट्राइबल वर्शिप रिचुअल्स में अक्सर इंसानों का या फिर जानवरों का खून पिया करते थे और इनकी कुर्बानी देना भी यहाँ आम बात थी। और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए ईडी अमीन बड़ा हुआ था, इसलिए उसके लिए किसी इंसान को मारकर उसका खून पीना काफी आम बात थी। और अमीन जब सिर्फ 4 साल का था तभी उसके पेरेंट्स डिवोर्स लेकर एक दूसरे से अलग हो गए और उसके माता पिता का तलाक अलेजिडली ईडी के पेटर्निटी के बारे में फैली रूमर्स के कारण हुआ था। इसके बाद ईडी की मां उसे अपने साथ लेकर युगांडा के बॉम्बो टाउन चली गई। शहर में गुजारा करना आसान नहीं था, ऊपर से इतनी भयानक गरीबी कि अब खाने के पैसे भी पूरे नहीं हो रहे थे। तो पढ़ाई का खर्चा अमीन की मां कैसे उठा पाती, इसलिए वो उसे ज्यादा नहीं पढ़ा पाई और अमीन चौथी क्लास तक पढ़ने के बाद स्कूल छोड़ पैसे कमाने के कामों में लग गया। घर संभालने के लिए उसे कई अलग अलग छोटे मोटे काम करने पड़े। इसके बाद आखिर में कुछ 20 से 21 साल की उम्र में उसने किंग्स अफ्रीकन राइफल्स ज्वाइन कर लिया, जो कि उन दिनों ब्रिटिश मिलिट्री का विंग था। और अब अमीन वहां एक असिस्टेंट कुक की पोजीशन पर काम करने लग गया। अमीन जिस काकवा एनवायरनमेंट में बचपन से पला बड़ा था, उसकी वजह से भी वो काफी खूंखार स्वभाव का था और जैसे जैसे उसे पावर मिलता गया उसका ये वायलेंट नेचर बढ़ता गया। और 1946 में जब इसे ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन आर्मी में बावर्ची का काम दिया गया, तब इसने अंग्रेजों के प्रति खूब वफादारी दिखाई। और अब 6 फुट 4 इंच हाइट, 160 किलो वेट और युगांडा की लोकल लैंग्वेज बोलने वाला अनएजुकेटेड हट्टा कट्टा यंग ईदी अमीन का फायदा कॉलोनाइजर्स कैसे नहीं उठाते। उन्हें चाहिए था एक ओबेडिएंट सोल्जर जो उनके हर ऑर्डर को फॉलो करे, और अमीन ने अंग्रेजों को उस वक्त वही दिया। इसके अपने ही देश के लोगों के प्रति इतने क्रूर व्यवहार को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने इसे आर्मी ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी। ब्रिटिशर्स के अंडर इसने मिलिट्री, बॉक्सिंग, स्विमिंग, वेट लिफ्टिंग और रग्बी की ट्रेनिंग ली और फिर इसने ब्रिटिशर्स को अफ्रीकन्स पर अपना दबदबा बनाए रखने में उनकी मदद की। अब ब्रिटिशर्स के लिए ईडी इतना लॉयल हो गया था कि वो उनके लिए अपने ही लोगों को मारने लग गया था। 1952 से 1960 तक चले माओ माओ रिवोल्ट में केन्या और सोमालिया रिबेल्स के अगेंस्ट ब्रिटिशर्स की तरफ से ईडी अमीन लड़ रहा था। वो इतना क्रूर था कि इस रिवोल्ट में सामने वाले सोल्जर्स को जिंदा ही दफनाने लगा। इस विद्रोह को दबाने में अमीन ने बहुत खून खराबा मचाया और लोगों को गाजर मूली की तरह काटने लगा। अपने ही लोगों के अगेंस्ट ऐसी निर्दयी एक्शंस लेते देख वो ब्रिटिशर्स के आंखों में आया। देखते ही देखते उसका मिलिट्री रैंक बढ़ता गया। ब्रिटिशर्स ने इसे पहले कॉर्पोरल
और फिर सार्जेंट के तौर पर प्रमोट किया। ईडी अमीन की लगातार ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए वफादारी को देखते हुए इसे ब्रिटिश आर्मी का सेकंड सबसे हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर बना दिया गया और अब तक ब्रिटिश आर्मी में अपनी पोजीशन बनाने के सफर में उसे एक दोस्त मिल गया था, मिल्टन ओबोटे। ये भी ब्रिटिश आर्मी में एक हाई रैंकिंग पोजीशन पर था और इन दोनों ने ही ब्रिटिश कॉलोनियल आर्मी में काफी नाम कमाया था और अपने ही लोगों को अंग्रेजों के लिए मारा था, जिससे इनकी लॉयल्टी पर ब्रिटिशर्स को अंधा विश्वास था। और अब इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि वो लोग ब्रिटिशर्स के नाक के नीचे से उन्हीं के गोल्ड, आइवरी, आर्म्स और कॉफी की स्मगलिंग करने लगे। इनफैक्ट यही वो दौर था जब वो अपनी पावर को मिसयूज करने लगे। इन्हीं दिनों अमीन ने पूरे युगांडा में आतंक का कहर मचा दिया था और युगांडा के ही लोग जो उनके खिलाफ आवाज उठाते वो उन्हें ही ठिकाने लगा देते। इसी तरह इसने पूरे युगांडा पर अपना सिक्का जमा लिया था। पर इन सारी चीजों का ब्रिटिशर्स को कानों कान खबर नहीं लगी और जब लगी तब अनफॉर्चुनेटली काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि अब तक पूरा युगांडा अपने फ्रीडम को लेकर सड़कों पर उतर आया था और युगांडा का इंडिपेंडेंस भी नजदीक आ चुका था। इधर अब तक तस्करी से इन दोनों ने बहुत पैसा, पावर और इन्फ्लुएंस भी कमाया था। इसी बात का फायदा उठाते हुए मिल्टन ओबोटे ने अपने आप को एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट अनाउंस कर दिया और लोगों में फ्रीडम की होप जगाने लगा। वहीं ईडी अमीन इस दौरान युगांडा छोड़कर यूके भाग गया था और 9 अक्टूबर 1962 को युगांडा को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद मिल्टन ओबोटे बन गया युगांडा का प्रेसिडेंट और ईडी अमीन बन गया कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल आर्म्ड फोर्सेस। अब जाहिर सी बात है, अमीन रेगुलेशंस के हिसाब से ओबोटे के अंडर था, लेकिन पहले तो वो दोनों दोस्त हुआ करते थे जो साथ में एक ही लेवल पर काम किया करते थे। ऐसे में अमीन को ओबोटे के अंडर काम करना कैसे मंजूर होता। इधर ओबोटे ने अपना दिमाग में एक वहम पाल रखा था कि अमीन कभी भी उन्हें धोखा नहीं देगा, लेकिन ऐसा था नहीं। पावर, पोजीशन और पैसों के लिए अमीन और ओबोटे दोनों ही भूखे थे। ऐसे में अमीन को ओबोटे के अंडर रहकर काम करना पसंद नहीं आ रहा था, तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों में अनबन होना शुरू हो गया। अब अमीन ओबोटे को हटाकर युगांडा का प्रेसिडेंट बनने का सपना देखने लगा, लेकिन मिल्टन ओबोटे के रहते ऐसा पॉसिबल नहीं था। इसलिए ईडी ने पावर ओवरटेक करने के लिए ओबोटे के खिलाफ एक पूरी आर्मी को खड़ा करना शुरू कर दिया, जो ईडी के साथ मिलकर ओबोटे को जान से मारने तक के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन जैसे ही इस बात की खबर ओबोटे को मिली, उसने ईडी के रैंक को डिमोट कर दिया। उसने ईडी अमीन को कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल द आर्म्ड फोर्सेस की पोजीशन से हटाकर कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी बना दिया, जिसकी वजह से दूसरे सारे आर्म्ड फोर्सेस से अमीन का इन्फ्लुएंस टूट गया। इस डिसीजन के बाद तो ईडी गुस्से से आग बबूला हो गया। इस डिमोशन ने उसे और खतरनाक बना दिया। अब उसके जीने का मकसद बन गया था ओबोटे को जान से मारकर खत्म करना और युगांडा की गद्दी हड़पना। उसे अब सिर्फ दो ही चीजें चाहिए थीं, प्रेसिडेंट की पोजीशन और ओबोटे की मौत। ऐसे में अमीन ने सत्ता को पाने के लिए अपनी ताकत बढ़ाना शुरू कर दिया, पर उसने ये डायरेक्टली नहीं किया। वो हमेशा लोगों के बीच जाता, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनता, समझता और सॉल्व करता, लोगों से घुलता मिलता, उनके साथ डांस करता, जिसकी वजह से लोगों में वो काफी पॉपुलर होने लगा। साथ ही उसने ककवा, लुगबारा, साउथ सडनीज जैसे माइनॉरिटी एथेनिक ग्रुप के लोगों को फोर्स में शामिल करना शुरू कर दिया। वो इन लोगों को ट्रेन करता, पर्सनली उनके साथ उठता बैठता और लगातार माइनॉरिटी को रिक्रूट करने की वजह से फोर्सेस में अब माइनॉरिटी की संख्या बढ़ चुकी थी और पेशेंटली ईडी काफी समय तक ऐसा करता गया, ऑलमोस्ट एक दशक तक। अब इन माइनर्स का अमीन पर इतना भरोसा हो गया कि वो लोग इसे भगवान से कम नहीं मानते थे और ईडी अमीन यही तो चाहता था। अब वो लोगों को धीरे धीरे ओबोटे गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काने भी लगा और खुद आम जनता का मसीहा बन बैठा। चूंकि ओबोटे की इमेज पहले से ही जनता के बीच ठीक नहीं थी और अमीन पब्लिक की लॉयल्टी जीत ही चुका था, इसलिए लोगों को पूरा यकीन हो गया कि ओबोटे एक करप्ट लीडर है और युगांडा को उससे मुक्ति दिलानी है। और फिर आया वो वक्त जिसका अमीन को हमेशा से इंतजार था, ओबोटे की मौत का। पर किस्मत को अभी तक शायद ये मंजूर नहीं था और 25 जनवरी 1971 को कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग के लिए ओबोटे सिंगापुर गया। तब इस मौके का फायदा उठाते हुए ईडी अमीन ने खुद को युगांडा का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। अब उसकी आर्मी का युगांडा पर दबदबा तो पहले से ही था, साथ ही उसकी इमेज भी लोगों के सामने काफी साफ थी। लोगों के लिए तो वो एक मसीहा था जो अपने लोगों के लिए जान दे सकता है और इसी सेंटिमेंट ने ईडी अमीन को युगांडा का प्रेसिडेंट बनने में मदद की। और यहीं से शुरू हुआ युगांडा के हिस्ट्री का एक डार्क चैप्टर। प्रेसिडेंट बनते ही सबसे पहले अमीन ने ओबोटे को युगांडा में एंटर करने से ही बैन कर दिया और फिर पूरे युगांडा के लोगों को एक वार्निंग दी कि अगर कोई ओबोटे के साथ मिला हुआ है या जो भी उसे खबर दे रहा है और ये अभी नई सरकार को पता चले तो उसे उसी वक्त मार दिया जाएगा। और फिर उसके बाद अमीन ने एक पूरे किलर स्क्वाड को खड़ा किया
जिसके बारे में ईडी अमीन के अलावा और कोई नहीं जानता था। इन प्रोफेशनल किलर्स आर्मी का काम सिर्फ एक था कि अगर इन्हें कभी भी ऐसा लगे कि कोई ईडी अमीन को मारना चाहता है या वो ओबोटे का सपोर्टर है तो उसे खत्म कर देना। इन किलर स्क्वाड के पास इतनी पावर थी कि सिर्फ शक के बेसिस पर ही ये लोग पूरे के पूरे ट्राइब को ही मौत के घाट उतार देते थे। इसी दौरान अमीन ने आचोली, लांगो और जिंजा ट्राइब के लोगों को ब्रूटली मरवा डाला क्योंकि उन्हें सिर्फ डाउट था कि वो लोग ओबोटे के सपोर्टर्स हैं। ईडी अमीन युगांडा में सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को प्रमोट कर रहा था। किसी भी दूसरे रिलीजन या कम्युनिटी को मानने वाले लोग या तो मार दिए जाते थे या उन्हें जेल में डालकर टॉर्चर किया जाता। ये लोगों को मरवाकर नाइल रिवर में फेंक देता था, जिससे कि एक बार नाइल नदी पर बना विक्टोरिया डैम लाशों से जाम हो गया था। इसके दिमागी पागलपन की हद तो तब पार हो गई जब 1972 में ईडी अमीन को एक सपना आया। उस सपने में अल्लाह ने उसे ये आदेश दिया कि वो सारे एशियंस को युगांडा से बाहर निकाल दे। अब उसे वाकई में सपना आया था या वो लोगों के सामने सिर्फ एक कहानी बनाने की कोशिश कर रहा था, ये तो ईडी अमीन ही जाने। लेकिन सुबह उठते ही उसने वो किया जिसके बारे में किसी ने भी सोचा नहीं होगा। उसने पूरे कंट्री में ये अनाउंस करवा दिया कि I had a dream sent last night from God. He has instructed me to throw out all Asians from the country. Uganda must be for Ugandans only. Uganda still not yet independent. Uganda will be independent after the whole Kampala street is not full of Indians. Administration in those shops is run by the एशियंस अब युगांडा को 90 दिनों के अंदर खाली कर दे। युगांडा इज फॉर युगांडन्स ओनली का नारा उसने युगांडा के गली गली में फैला दिया। और उस वक्त वहां पर एशियंस में सबसे ज्यादा इंडियन ट्रेडर्स और बिजनेसमैन थे जो 60% युगांडन इकोनॉमी को चला रहे थे। और इसीलिए अमीन को यह भी लगता था या वो इनसिक्योर हो गया था कि आगे चलकर ये लोग उन पर राज करना ना चालू कर दें या फिर सारे युगांडन्स की अपॉर्चुनिटीज को ना छीन लें। इसीलिए धीरे धीरे वहां की आर्मी ने एशियंस की प्रॉपर्टीज को सीज करना चालू कर दिया और जो एशियंस युगांडा से बाहर नहीं गए उन्हें ईडी अमीन के कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया जाता और जो जाने के लिए रेडी ही नहीं थे उन्हें काट कर या कभी तो जिंदा ही मगरमच्छों को खिला दिया जाता। ऐसा कहा जाता है कि अमीन ने 4000 जिंदा डिसेबल्ड लोगों को मगरमच्छों के झुंड के बीच फेंक दिया था और धीरे धीरे ये सारी हत्याएं मैसेकर का रूप लेने लगी और फिर एशियंस हो या युगांडन ट्राइब्स हर किसी को टॉर्चर किया जाने लगा। अब लोग अच्छे से टॉर्चर हो रहे हैं या नहीं ये देखने के लिए उसने अपने ही महल के कैंपस में 5 चैम्बर्स बनवाए। इन चैम्बर्स में ना कोई खिड़की थी और ना ही कहीं से हवा अंदर आने की कोई जगह और चैम्बर्स के दरवाजे हमेशा इलेक्ट्रीफाइड रहते थे, यानी अगर किसी ने उसे टच भी किया तो वहीं पर शॉक से मारा जाएगा। उसकी आर्मी लोगों को ब्लाइंडफोल्ड करके उन्हें इन चैम्बर्स में ले आती और फिर ईडी अमीन इन चैम्बर्स को बाहर से बंद कर देता। जब लोग अंदर सफोकेशन की वजह से चिल्लाते, दीवारें तोड़ने की कोशिश करते, लेकिन अमीन चैम्बर्स के दरवाजे को तब तक नहीं खोलता जब तक उसे अंदर से आवाजें आना बंद नहीं हो जाती और फिर अंदर मौजूद सारी लाशों को मगरमच्छों को खिला देता था। कई बार तो वो उन चैम्बर्स के अंदर पानी छोड़ता और फिर उसे इलेक्ट्रीफाई कर देता, जिसकी वजह से अंदर मौजूद सभी लोग इलेक्ट्रिक करंट से अपनी जान गंवा देते। ईडी अमीन हिटलर का सबसे बड़ा सपोर्टर था। उसने ऐसा खुद कहा था कि अगर ये सब हिटलर जूस के साथ कर सकता है तो मैं इनके साथ क्यों नहीं कर सकता। और इसीलिए कभी कभार अमीन अपने इन चैम्बर्स को गैस चैम्बर्स में कन्वर्ट कर देता। वो लोगों को अंदर भर के पॉइजनस गैसेस छोड़ देता और लोग वहीं पर तरप तरप कर अपनी जान दे देते। ऐसा कहा जाता है कि उसने अपने इन टॉर्चरस चैम्बर्स में लगभग 5 लाख से भी ज्यादा लोगों की जानें ली हैं। कई बार तो अमीन जिन्हें मारता उनकी लाशों को अपने कमरे में ले जाता और फिर उनके साथ घंटों घंटों तक वक्त बिताता, लाशों से बातें करता या कभी कभार तो उनके साथ सो भी जाया करता था। और अमीन के इस सीक्रेट रूम के अंदर आने की परमिशन किसी को भी नहीं थी, इसलिए कोई नहीं जानता था आखिर अमीन वहां क्या करता है। और इस कमरे का राज तो तब बाहर आया जब एक दिन उसकी 5वीं वाइफ चुपके से उस रूम में गई और तब उसने जो देखा वो उसे अपनी पूरी जिंदगी में कभी भुला नहीं पाई। वहां उसने 2 बड़े फ्रीजर्स के अंदर 2 कटे हुए सर देखे और उस रूम में बहुत सारी बॉडीज ऐसी थी जिनके कुछ ऑर्गन्स गायब थे, जैसे कि लिप्स, लिवर, नोज और जेनिटल्स। ईडी अमीन की इस हकीकत को कोई नहीं जानता था, लेकिन इससे शायद उसकी मानसिक स्थिति झलकती है और धीरे धीरे ये आदमखोर वाली बात लोगों तक पहुंचने लगी। इनफैक्ट उसने एक इंटरव्यू में सबके सामने कह दिया था कि ह्यूमन मीट लेपर्ड मीट से ज्यादा सॉल्टी होता है। उसके पर्सनल डॉक्टर ने ईडी अमीन को यह डायग्नोज किया था कि उसे हाइपोमेनिया, स्किज़ोफ्रीनिया और सिफिलिस जैसी दिमागी बीमारियां हैं। लेकिन ईडी अमीन डॉक्टर की इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था और वक्त के साथ साथ उसका पागलपन और बढ़ता जा रहा था और युगांडा की इकोनॉमी गिरती जा रही थी।
इसके बाद लोगों का ध्यान भटकाने और पावर में रहने के लिए उसने टैंजानिया पर अटैक कर दिया और वो हार गया। हारने के बाद अमीन लीबिया भाग गया और फिर वहां से सऊदी अरब। और सऊदी अरेबिया ने भी ईडी अमीन को इस शर्त पर अपने देश में रहने दिया कि वो अपनी पूरी जिंदगी कभी भी किसी भी तरह के पॉलिटिकल एक्शंस में नजर नहीं आएंगे। और अंत में 16 अगस्त 2003 में सऊदी अरेबिया में रहते हुए ही ईडी अमीन की मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से मौत हो गई। और बस इस तरह से युगांडा के सबसे क्रूर लीडर का अंत होता है।